नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग दिल्ली सल्तनत के स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में यह दिल्ली सल्तनत के स्रोत का तीसरा वीडियो है। जैसा कि पहले ही डिस्कशन किया जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत को जानने का सबसे बड़ा स्रोत साहित्य है, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर ली है। वहीं जो दूसरा वीडियो है वो स्थापत्य पे है, जिसकी चर्चा हमने दूसरे वीडियो में की है। और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण स्रोतों में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्के हैं, तो उसका डिस्कशन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। एक बात आपको फिर से स्पष्ट कर दें कि पहले दिल्ली सल्तनत को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मुग़ल काल के स्रोत से शुरू करके अंतिम तक चलेगी। यानी कि मध्यकाल को दिल्ली और मुग़ल काल में डिवाइड करके हम क्लासेस शुरू करेंगे। यानी कि सोर्सेज का जो क्लास है केवल ये दिल्ली सल्तनत का ही है, और जब हम मुग़ल काल करेंगे तो मुग़ल काल का भी स्रोत से ही शुरू करके उसका अंत तक क्लास चलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के अंतर्गत जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है सिक्का, उसके बारे में अध्ययन आज करेंगे। ये आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य के अवसान के बाद से भारतीय राजवंशों ने अलग अलग सिक्के चलाए। तुर्की शासन की स्थापना से पूरी दिल्ली सल्तनत के निकट के प्रदेशों में द्रह्म नाम के सिक्के प्रचलित थे। वहीं तुर्की शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के तत्काल बाद अपनी नई मुद्रा प्रणाली नहीं चलाई थी, बल्कि अनेक वर्षों तक जो प्राचीन सिक्के चले थे उन्हीं को ही इन्होंने अपनाया और थोड़ा बहुत उसमें सुधार करके और अपने सिक्के उन्होंने वही जारी रखे। तो हम शुरू करते हैं इसको, सिक्कों को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो इसकी हमको जानकारी जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्कों की जानकारी है वो एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट की जो बुक है क्वाइंस एंड कैटलॉग इंडियन म्यूज़ियम, इसके अंतर्गत मिलती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हमको मिल सकता है कि मध्यकाल की जानकारी के लिए सिक्कों के अध्ययन के तहत हम किस पर निर्भर हैं, किस स्रोत पर निर्भर है। तो आप याद रखिएगा, एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट की बुक है जिसका नाम क्वाइंस एंड कैटलॉग इंडियन म्यूज़ियम है। तो अब हम गजनवी से शुरू करते हैं कि भारतीय ढंग से इसी ने सर्वप्रथम सिक्के जारी करवाया था। अगर हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इस्लामिक शासकों को अगर हम देखें तो इसने चांदी के सिक्के पर संस्कृत में कलमा तथा देवनागरी लिपि में अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार लिखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। लिपि में इन्होंने अव्यक्त देवनागरी लिपि में माफ़ करिएगा अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार लिखा है। इसी सिक्के पर घुड़सवार और नंदी की आकृति अंकित की गई है और जो इनके सिक्के हैं वो 56 ग्रेन के हैं। तो ये 3-4 फैक्ट है कि इन्होंने संस्कृत में कलमा तथा देवनागरी लिपि में अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार लिखवाया और इसी के दूसरे तरफ घुड़सवार और नंदी की आकृति अंकित है और ये सिक्का जो है 56 ग्रेन का है। इन सिक्कों को देहलवी वाल सिक्का भी कहा जाता है। इसके सिक्के पर द्विभाषी लेख अंकित हैं। तो ये जो सिक्के से संबंधित गजनवी से संबंध थे, तो इतना ही बस है इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गोरी की तरफ। इसने गजनवी की परंपरा को ही आगे बढ़ाया और इसने सिक्के को भी देहली वाल सिक्का कहा जाता है। इसके सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम अंकित है और ये जो सिक्का था ये सोने का सिक्का था। इसका भार 56 ग्रेन से लेकर के माफ़ करिएगा 64 ग्रेन से लेकर के 64 ग्रेन से लेकर के और 66.5 ग्रेन के बीच में था। और इसने एक जो तांबे का सिक्का हुआ था जो जारी किया था, उसमें एक तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा था और दूसरी तरफ अल्दीन या सुल्तान लिखा था, जिसका भार जो है 37.5 से लेकर 48 ग्रेन के बीच था। ये तांबे का सिक्का इसने जारी किया था।
और गोरी के सिक्कों पर टकसाल के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरफ दो स्टेटमेंट करके पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा कि उसके सिक्कों पर टकसाल का नाम उल्लेख नहीं है। उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला शासक दिल्ली सल्तनत पे बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में हमें सिक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मिन्हाजुस सिराज और एक और शासक है इसामी, इन दोनों ने ये बताया है कि मोहम्मद गजनवी ने माफ़ करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्का जारी कराया था। इन्हीं दोनों के अलावा और कोई भी इतिहासकार या राइटर इस बात का चर्चा नहीं करता कि इसने सिक्के जारी करवाए। तो इसके सिक्के के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, यानी वही जो पुराने सिक्के चल रहे थे उन्हीं को इसने आगे बढ़ाया। हसन निजामी ने उल्लेख किया है कि दिरहम एवं दिरान नाम का ऐबक सिक्का चलाया था, लेकिन इसकी हमको स्पष्ट जानकारी कहीं नहीं मिलती है। तो ये याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हसन निजामी और मिन्हाजुस सिराज, ये दो जो थे, इन्होंने कहा है कि ये सिक्के इसने जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला शासक इल्तुतमिश है। इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया और इसने सर्वप्रथम चांदी का टंक का जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल जारी करवाया। उत्तर भारत में एक इसने चांदी की टंका जो 48 जीतल के बराबर थी तथा दक्षिण भारत में 50 जीतल के बराबर उसको चलाया था। सिक्का पर इल्तुतमिश ने खलीफा, सुल्तान, टकसाल और शहर का नाम अंकित कराया है। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने टकसाल पर शहर का नाम अंकित कराया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन करते चलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बारे में अगला पॉइंट है कि इल्तुतमिश जब 1230 से 1231 में ग्वालियर के अभियान से जब लौटा था तो इसने सिक्के पर अपने साथ रजिया का नाम उल्लिखित कराया था। और जो इसने एक 8 ग्रेन का सिक्का चलाया था जिसे अदल कहा गया। इसका सोना या चांदी के सिक्के से संबंध नहीं था, मतलब इसके बारे में ये जानकारी नहीं मिलती है कि ये किस चीज़ का था, लेकिन सोने या चांदी का नहीं था, इस बात का जिक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं रजिया सुल्तान की तरफ। रजिया ने इसके चांदी के सिक्के में केवल तिथि अंकित मिलती है और अन्य में न तिथि मिलती है और न ही टकसाल का नाम अंकित मिलता है। यानी कि आपको इल्तुतमिश के सिक्कों पर टकसाल का नाम मिलता है और साथ ही उसका भी नाम मिलता है, लेकिन रजिया पे नहीं मिलता है। और साथ ही रजिया के सिक्कों पर इसकी उपाधि का अंकन मिलता है, यानी कि इसने उम्मदत उल निस्वा की जो उपाधि धारण की थी, ये हमें जानने के लिए इसके सिक्कों से ही पता चलता है। इसने 3 धातुओं चांदी, मिश्रित धातु तथा तांबे के सिक्के इसने चलाया था रजिया ने। चांदी का जो था वो 159 ग्रेन का था, यानी 159 ग्रेन, जो 635 हिजरी में हिजरी उस समय का मतलब ये इस्लामिक एक कैलेंडर है जो मोहम्मद साहब से रिलेटेड है। तो 635 हिजरी में कह सकते हैं ये उसके कार्यकाल को शो करता है, यानी कि ये 1237 से 38 के सन आसपास आएगा। और मिश्रित धातु की बात करें तो 51 ग्रेन यानी 51 ग्रेन से 53.5 ग्रेन तक इसने सिक्का जारी किया था मिश्रित धातु पर। इसी पर एक तरफ इसकी उपाधि मिलती है तथा दूसरी तरफ अश्वारोही आकृति के अंदर श्री हम्मीर देवनागरी लिपि में अंकित मिलता है। तांबा का इसने सिक्का जारी किया जो 43 से 47 ग्रेन के बीच का है, जिसके एक तरफ सांड तथा देवनागरी लिपि में दूसरी तरफ श्री सामंत, माफ़ करिएगा, एक तरफ सांड तथा देवनागरी लिपि में श्री सामंत लिखा गया है, जबकि दूसरी तरफ रजिया का उत्कीर्ण है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रजिया के संबंध में। जितना पॉइंट्स आपको लिखाया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको
नहीं पॉइंट्स एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये इतना पर्याप्त पॉइंट है जहाँ से आप पूरा नेट का आप एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं, इतने सिक्के से संबंधित दिल्ली सल्तनत की। तो इससे अधिक आपको नहीं दूसरी जगह आपको सिक्कों का अध्ययन करना पड़ेगा, इतना पर्याप्त है, आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ बलबन का आगे जिक्र करते हैं। इसने सोने का टंका जारी किया था, 168 ग्रेन का उसका भार था, और चांदी का इसका जो था 164 ग्रेन का, 164 से लेकर 169.7 ग्रेन के बीच का था। ये दिल्ली और लखनऊती के टकसाल में बने हैं। इन पर एक तरफ अनुश्रुति तथा दूसरी तरफ बलबन के उपाधि के साथ इसका नाम उत्कीर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सोने की संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसने इक्कन्नी यानी इसको यगनी बोलते हैं और दुगन्नी जिसे दुगनी बोलते हैं सिक्का इसने चलाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीधे पूछ सकता है कि इक्कन्नी और दुगन्नी सिक्का किसने चलाया था, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। इसका सोने का सिक्का 167 ग्रेन से 170 ग्रेन का था। इन पर तिथि प्लस टकसाल दोनों के नाम अंकित मिलते हैं। साथ ही चांदी के सिक्के 164 ग्रेन से 171.5 ग्रेन के बीच में थे। इस पर सिकंदर अल सानी का प्रयोग जो उसके विजय को प्रमाणित करती है देखने को मिलता है। साथ ही जो इसके मिश्रित धातु के सिक्के थे, इनका वजन पूर्व के सिक्कों से अधिक था। इस पर तिथि का उल्लेख है पर टकसाल का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, मिश्रित धातु पर इनके तिथि का उल्लेख है पर टकसाल का नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसने चौकोर सिक्के चलाए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल का मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। इनके सिक्के पर तख्तगाह या दिल्ली और तख्तगाह माफ़ करिएगा, तख्तगाह यानी कि दिल्ली और तख्तगाह दौलताबाद का अंकन मिलता है। इनके सांकेतिक मुद्रा जारी कराया है इन्होंने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का दिनार जो है 200 ग्रेन का और चांदी का अदली 140 ग्रेन का, जो 140 से 144 ग्रेन के बीच में थे, उसका सिक्का चलाया है। इनके सिक्कों पर कलमा देखने को मिलता है और इसके पूर्व के किसी सुल्तानों के सिक्कों पर नहीं मिलता है। आपने अभी पीछे पढ़ा हुआ है कि सिक्कों पर कलमा किसने उत्कीर्ण कराया था, तो महमूद गजनवी ने। और चूँकि वो शासन नहीं किया है, तो अगर शासक के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिनके सिक्कों पर कलमा देखने को मिलता है। सुल्तान ने सिक्कों पर केवल सुल्तान व शाह की उपाधि का प्रयोग करवाया और जो पुराने चले आ रहे थे उपाधि उनको अंकित कराया, जिनमें सुल्तान था और सुल्तान शाह था। और इसके सिक्कों पर नवीन उपाधियाँ भी देखने को मिलती है, जिसमें न्यायप्रिय सुल्तान, आशावादी दास, ईश्वर की अनुकंपा की आशा रखने वाला दास इत्यादि। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने नवीन उपाधियाँ भी धारण की। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम 169 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा की अधिक मांग के कारण तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्के जारी किए जो 4 ग्रेन से लेकर 147 ग्रेन तक थे। और ये इतना वेरिएबल था कि काफ़ी जगह सिक्के डालने के लिए गुप्त रूप से, अवैध रूप से कारखाने खोल लिए गए थे, जो पूर्णतः जो इसके प्लान थी वो असफल करा दी। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी नामक चांदी का सिक्का चलाया था जो 6 जीतल के बराबर था। इसका अनुपात अगर हम देखें सोने और चांदी के संबंध में तो 1:10 का था और उनके सिक्कों को टंका कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा और बीख नाम का सिक्का चलाया था। एक जीतल के आधा को अद्धा और चौथाई को बीख कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दहगनी यानी 10 जीतल, हस्तगानी यानी 8 जीतल, चहल और हस्तगानी 48 जीतल का सिक्के चलाए। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, सबको डिटेल में लिखा गया है,
बिख जो था 1/4 जीतल, अद्धा 1/2 जीतल, ससगनी 6 जीतल, हस्तगनी 8 जीतल, दहगनी 10 जीतल, चहलो हस्तगनी 48 जीतल। आगे बढ़ते हैं सैयद शासक की तरफ। तो सैयद के समय में तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखिएगा और इससे क्वेश्चन सीधे बनते हैं। ये दिल्ली के टकसाल से जारी होते थे। इन पर हजरत दहला तथा दारुल मुल्क देहली अंकित था। ये तांबे के सिक्के अधिकतर मुबारक शाह के हैं। तो जो सैयद वंश के शासक थे मुबारक शाह, उनके संबंध में ये सारे फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। बाकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक नहीं है सैयद वंश में। अगला शासक है बहलोल लोदी। इसने बहलोली नाम का सिक्का चलाया जो अकबर के समय तक चलता रहा और ये 6 जीतल का होता था। इसके समय में 2 प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं, एक मिश्रित धातु का और दूसरा तांबे का। जो मिश्रित धातु का था उस पर हजरत देहली अंकित थी और जो तांबे का सिक्का था एक तरफ बहलोल शाह सुल्तान तो दूसरी ओर अमीर उल मोमिनीन नायब अंकित था। इसके समय तांबे के सिक्के दिल्ली और जौनपुर से जारी होते थे। तो ये बहलोल लोदी के संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला शासक है सिकंदर लोदी। नेल्सन राइट ने इसके 26-27 सिक्कों का उल्लेख किया जिसमें इसके टकसाल का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके सिक्कों पर एक तरफ फी ज़मीन अमीर उल मोमिनीन खिलदत खलीफा तथा दूसरी ओर अल मुक्त वकील अल हरमन सिकंदर शाह बहलोल शाह सुल्तान अंकित है। बहुत बड़ी इसकी उपाधि देखने को मिलती है। यह तांबे का टंका भी चलाया। चांदी का एक टंका तांबे के 20 टंके के बराबर था। इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का, उसने केवल मिश्रित धातु के ही सिक्के चलाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पर एक तरफ फ़िह ज़मीन अमीर उल मोमिनीन खिलदत खलीफा तो दूसरी तरफ अल मुक्त वकील अली अल रहमान इब्राहिम शाह सिकंदर शाह सुल्तान अंकित है। तो इस प्रकार से संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्कों का हमने अध्ययन किया और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के जानने के सभी जो स्रोत हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया, जो प्रमुखता हैं, जिसके अंतर्गत हमने साहित्य का और स्थापत्य और सिक्के तीनों का अध्ययन किया है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्रोत के वीडियो कंप्लीट आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं और जो भी आपको दिक्कत हो परेशानी हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उनका अगले वीडियो में समाधान आपको किया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।